Yeah, good evening, friends. Welcome to the session. We have a Mr. MD Alimuddin. He is the FSC headmaster. Today, sir is going to take the science class of chapter 4. I think teaching learning process में जो items है ना, for example, plan. What is the need of plan? What are the steps in plan? कितना तरीका से प्लान्स है, फॉर एग्जांपल ईयर प्लान, यूनिट प्लान, लेसन प्लान, पीरियड प्लान जैसा, इसके बारे में और एवेल्यूएशन के बारे में जो सर बात करते हैं हम. सो आप लोग वेलकम सर, वेलकम टू द सेशन. अलीम सर, प्लीज आई एम हैंड ओवर टू यू. तमाम स्टूडेंट्स प्लीज सर के बारे में आप लोगों को मालूम है, इसके पहले बहुत क्लास लिया. जो सर्विस कर रहे हैं ना, उनको हमारा डाइट विकाराबाद तरफ से और महबूब नगर एंड करीम नगर और निजामाबाद तरफ से सर को मुबारक पेश करना चाहूँगा. और जो सर की इतना बिजी शेड्यूल भी छोड़ के हमारे लोगों के इतना कोशिश कर रहे हैं, क्लास ले रहे हैं ना, सो सर को हमारी तरफ से धन्यवाद बोल के, सर प्लीज स्टार्ट योर क्लास. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम. आज का हमारा टॉपिक है तालीमी मियारात, माहौलियाती मुतालिक के तालीमी मियारात क्या है, एकेडमिक स्टैंडर्ड्स क्या हैं, और हम पीरियड प्लान किस तरह बनाते हैं, और इसी तरह से एक मॉडल पीरियड प्लान का भी जो है ना एक जायजा लेंगे, मुमकिन हद तक कोशिश करेंगे. तो आइए हम आज तालीमी मियारात किसे कहते हैं उसके बारे में पहले जानेंगे. हम जानते हैं कि किसी भी चीज के लिए एक म्यार होता है, स्टैंडर्ड होता है. तो हमारी रियासती हुकूमत ने हर मजमून के लिए हर सब्जेक्ट के लिए चंद म्यारात का तायुन किया है. वो म्यारात क्या हो सकते हैं, हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग म्यार, यानी बच्चे के अंदर ये चीजें आना है, स्टैंडर्ड कि बच्चा किस मजमून में क्या करना है, इसको एक म्यार तय किया गया है. तो वो म्यार क्या है उनके बारे में देखेंगे. हम सिर्फ यहाँ पर ईवीएस से मुताल्लिक म्यारात के बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे. तो आज हम ईवीएस के बारे में, जो म्यारात के बारे में जो हम मालूमात हासिल करने वाले हैं, उसको हम यहाँ पर आपके स्क्रीन पर जो है ना हम देख सकते हैं. आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रहा सब लोगों को? जी सर नजर आ रही सर. यस सर. पूरा फुल स्क्रीन नजर आ रहा, हाफ आ रहा? पूरा आ रहा सर. पूरा स्क्रीन आ रहा सर. पूरा स्क्रीन आ रहा. तो तालीमी मियारात जो है ना माहौलियाती, भाई आल्ट F5 मारो भाई, आल्ट F5. आल्ट F1 F5 भाई, आल्ट F5 मारे तो पूरा फुल हो जाता. यस भाई. नहीं तो नीचे काम करो भाई, नीचे कर लेता हूँ मैं. नीचे नोट्स है, कमेंट्स है, बाजू एक जैसा या तो आप लोगों को पूरा फुल स्क्रीन नजर आ रहा होगा. यस भाई, यस. तो ये फुल स्क्रीन के जरिए आप लोग जो है पूरी तमाम चीजों को देख सकते हैं और रीड भी कर ले सकते हैं. अगर बात चीजें छूट भी जाएं तो आप लोगों को मैं सर को जो है ये भिजा देता हूँ. आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए जो है ना कारआमद है. और मजीद जो भी चीजें आपके लिए ये लेसन है, ये सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी मवाद आप लोगों के लिए मेरे पास दस्तियाब हो सकता, वो आप लोगों को मैं सर के जरिए जो है ना भिजाता हूँ. आप लोग प्रिंट ले लीजिए, उससे पढ़ के जो है ना आप बेहतर से बेहतर एग्जाम लिख सकते हैं. तो आइए तालीमी मियारात जो है क्या है उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पे तालीमी मियारात कौमी दर्सियाती खाके 2005 यानी नेशनल NCF 2005 और RT 2009 और हमारा स्टेट का जो SCF था 2011 के मुताबिक हम क्या करें मालूम है, EVS या साइंस के लिए जो है हम क्या करें, स्टेट गवर्नमेंट में हर सब्जेक्ट में कौन सी म्यार बच्चों के अंदर आना चाहिए, स्टैंडर्ड आना चाहिए,
تعلیمی معیار آنا چاہیے. طے کر کے کیا کریں, ہر مضمون کے لیے الگ الگ ہم تعلیمی معیارات کو طے کریں کہ یہ مضمون میں بچوں کے اندر یہ خصوصیات, یہ صلاحیتیں آنی چاہیے. تو جرنل کیا آنی چاہیے, پھر اس میں موضوع کے لحاظ سے یا تھیم کے لحاظ سے یا لیسن کے لحاظ سے کون کون سی چیزیں آنی چاہیے وہ ہم بعد میں دیکھیں گے. تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جب سائنس یا ای وی ایس کی بات آتی ہے تو ریاستی حکومت نے ہمیں جو ہے نا تقریباً 6 تعلیمی معیارات کو طے کیا ہے. یعنی ابتدا میں ہم کیا کیے تھے, 7 کرے تھے, لیکن بعد میں یہ ایوالویشن پروسیس میں مشکل ہو رہی تھی, تو لہذا ہم اس کو کیا کریں, کنسائز کر دے کے یعنی کم کر کے 6 بنا دیے ہیں. 6 تعلیمی معیارات ہمارے پاس ہم یہاں پہ رکھے ہیں ہمارے پاس. پہلا جو ہے نا تعلیمی معیار ہمارا تصورات کی تفہیم, بعض لوگ جو ہے نا فہم بولتے ہیں, تصورات کا فہم, تفہیم یا انڈرسٹینڈنگ آف کانسیپٹ. تو یہ پہلا جو ہے ہمارا کیا بولیں گے معیار ہے ای وی ایس کا. تو یہ معیار میں ہم کیا, یہ معیار کے تحت کون کون سی چیزیں آئیں گے دیکھیں گے اس کے زمرے میں. تصورات کا فہم سے مراد کیا ہے, ایک تعلیمی معیار ہے, یعنی بچے کے اندر یہ صلاحیتیں آنا ہے, بلکہ ہم ایک سطح ایک کلاس پڑھنے کے بعد بچے کے اندر یہ صلاحیت آنا, یعنی تصورات کا فہم کرنے کی صلاحیت آنا. تو تصورات کا فہم کون کون سا کریں گے, تو دیکھیں گے ہم جو ہے نا وضاحت کر سکنا, کوئی چیز کو سمجھ کے وضاحت کر ایکسپلین کر سکنا, سوال کر سکنا, درجے بندی کرنا, وجوہات بتلانا, مائنڈ میپنگ کرنا. اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں وہ بچہ کر سکنا. تو پھر کون سی چیزوں کو وضاحت کر سکنا ہے, کون سے سوال کر سکنا ہے, کیا درجے بندی کرنا. تو ہم یہاں پہ جو ہے نا دیکھتے ہیں کہ وضاحت کیا کرنا ہے. یہاں پہ دیکھیں گے ہم طالب علم کا مشاہدہ کیے گئے, پڑھے گئے, جو مشاہدہ کرتا, جو پڑھتا, یا سائنسی تکنیکی جو دیکھتا ہے اور پڑھتا ہے, اس کی وضاحت کرنے کے واسطے سائنٹیفک ٹرمینالوجی کو استعمال کرنا اور اس کے ذریعے اس کو بیان کر سکنا. یا کوئی دیگر افراد اس کو ہم کوئی چیز بتا رہے ہیں یا اس کو ثبوت دے رہے ہیں, دلائل دے رہے ہیں, تو اس کو غور فکر کر کے اس کو سمجھنا اور اپنے جو اس کے سابقہ تصورات ہیں اس کو بھی اس کو جوڑتے ہوئے دوسروں کو سمجھانے کی کوشش کرنا. تو یہ تصورات کے فہم کے تحت کیا کیا کرنا ہے, وضاحت کرنا ہے, سوال کر سکنا ہے, درجے بندی کرنا ہے, وجوہات بتلانا ہے, مائنڈ میپنگ کرنا ہے, اینالائز کرنا ہے, تجزیہ کرنا ہے, مثالیں دینا ہے. تو اسی طرح ہم جو ہے دیکھتے ہیں کہ درجے بندی کرنے کے تحت کیا کرنا ہے. ہم جرنل دیکھ رہے ہیں, ہم اس کے بعد اسپیسیفک بھی سبجیکٹ سے ریلیٹڈ دیکھیں گے. درجے بندی کرنے سے مراد کیا ہے, ایک گروہ میں موجود اشیاء کے درمیان فرق کرنا. اگر عام ہے, جام ہے یا چھوٹے بڑے ہیں تو اس کے درمیان میں فرق کرنا. عام ہے الگ الگ ان کے سائز کی بنیاد پہ الگ کر سکنا, رنگ کی بنیاد پہ الگ کر سکنا, اس طرح سے. تو اشیاء کی مشاہبت کرنا, مشاہبت کی بنیاد پہ نشاندہی کر کے الگ الگ کر سکنا. تو کیوں یہ الگ درجے بندی آپ ایسا کیے ہیں بولے تو اس کے لیے وجوہات بتلا دینا, اور وہ کیسا کیے ہیں بولے تو اس کا طریقہ بتلانا, یہ دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ تجزیہ کرنا, اینالائز کرنا, معقول وجوہات کی جو ہے نا پیش قیاسی کرنے کی کوشش کرنا. یعنی جو بھی وہ دیکھتا ہے یا اس کی بنیاد پہ جو مشاہدات کرتا ہے اس کی بنیاد پہ معقولیت جو عقل قبول کرتی ویسے جو ہے نا وجوہات جو ہے نا پیش کرنا ہے. وہ ایسا ہو سکتا بلکہ جو ہے نا پیش قیاسی کر سکنا, اصولوں ضوابط وغیرہ کے لیے, یا تجرباتی نتائج وغیرہ کا تجزیہ کرنا, انالائز کر کے صحیح ہے, غلط ہے, کیوں غلط ہے, اس طرح جو ہے طے کرنا. اور فائنل اصول کے درمیان جو آخری اصول ہے اور دوسری چیزوں کے ساتھ ان کے درمیان کیا کوئی رشتہ ہے, اس طرح سے جو ہے نا نشاندہی کرنے کے قابل بننا, چیزوں کو چیدہ چیدہ جو ہے نا دیکھنے کے قابل بننا. اسی طرح ہم دیکھیں گے مثالیں پیش کیا کرنا, پڑھائے گئے عنوان سے متعلق سمجھ گیا تو اس سے ریلیٹڈ ہو بہو کیا کریں گے, مثالیں پیش کریں گے. اسی طرح مزید موضوعات کو بیان کر سکتا ہے تو اس کو وہ ان مثالوں کے ذریعے بولنا.
अगर टीचर को एक मिसाल देके समझे तो उसी किस्म की कई मिसालों को इस्तेमाल करते हुए बतलाना। इसी तरह वजूहात क्या बतलाना, तजुर्बाती नताइज, मुख्तलिफ तसव्वुरात, तबई मज़ाहिर यानी नेचुरल फिनोमेनास वगैरह के ये क्यों वाक़ होते हैं, इसकी क्या वजह हो सकती, खौस खजा अगर नजर आ रही है तो क्यों नजर आ रही है, उसकी वजह क्या हो सकती, या घर में खाना पकाकर रख दिया गया है, थाली के ऊपर पानी क्यों ठंडा होने पर खतरे जमा हो जाते थाली के नीचे निचले हिस्से में। इस तरह की जो है ना वजूहात बतलाना, ये तकसीफ का अमल है, इस तरह से समझ वजूहात बतलाने की कोशिश करना। इसी तरह मुख्तलिफ किसी एक उन्वान से तहत या किसी एक चीज से रिलेटेड जो है ना मुख्तलिफ चीजों का खाका बंदी कर लेना। अगर जानवर है, समझिए जानवरों से मुराद देखेंगे हम जानवर है, जानवर से क्या फायदे होते हैं, यानी मवेशियों से क्या फायदे होते हैं। मवेशियों से गोश्त हासिल होता हमें, राइट। मवेशियों से हमें क्या बोलते हैं, दूध हासिल होता, मवेशियों से चमड़ा हासिल होता, मवेशियों का फुजला हम बतौर खाद इस्तेमाल करते, और इस तरह से हम मवेशियों की हड्डियों का मुख्तलिफ दवाओं में इस्तेमाल होता। तो हम देखते हैं कि मवेशियों से रिलेटेड कई चीजें जो है ना यहाँ पे जोड़ सकते हैं, ये तो उनके फायदे हैं। इसके अलावा समाजी तौर पे मवेशियों की बुनियाद पे कई लोग जो है ना जिंदगी गुजारते, खसाब मवेशियों को काट कर जो है ना गोश्त बेच के जिंदगी गुजारता, या और उसी तरह से मवेशियों को पालने वाला भी उनके ऊपर इन्हिसार करते हुए जिंदगी गुजारता। तो दूध है, दूध से कई मुख्तलिफ मिठाई बनाने वाला मिठाई बनाकर बेचता। तो एक ही नुक्ते पे एक ही चीज के जानवरों से होने वाले फायदे या नुकसान का भी एक माइंड मैपिंग कर सकना, एक नक्शा बना लेना, क्या जानवरों से इतने जो है ना हमारे को फायदे हो रहे हैं क्या, किसी भी एक तस्वुर से मुताल्लिक जो है ना बहुत सारी चीजों को जोड़ लेके बना लेना। इससे पहले हम जो है ना इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। अब हम देखेंगे सवाल करना, मफरूजा कायम करना, ये दूसरी जो है म्यार है। ऐसे तो हम पहले 6 म्यारात बोले थे। पहले म्यार के बारे में हम देखे तसव्वुरात की तफहीम, उसके तहत हम देखे दर्जेबंदी करना देखे, वजाहत करना देखे, मिसालें देना देखे, बच्चा मिसालें देने के काबिल होना रिलेटेड सब्जेक्ट में या जो भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है। तो इसी तरह से दूसरा जो है ना हमारा अहम नुक्ता है, जुमला 6 जो है हमारे, उसमें तसव्वुरात की तफहीम या तसव्वुरात का फहम, सवाल करना, मफरूजात कायम करना दूसरा, तजुर्बात हल्के अमल के तजुर्बात तीसरा, और इसी तरह से तरसीली कम्युनिकेटिव स्किल्स और मालूमात इकट्ठा करना और मंसूबा काम बोल सकते हैं उसे। इसी तरह नक्शेजाती महारत, शक्लें उतारना, नमूने तैयार करना, उसके जरिए इजहार करना नमूने। और एक 6वीं जो है ना हमारे पास है तौसीफ, इक़दार, हयाती तनु कहते हैं, बाशऊर रहना। तो ये जुमला 6 जो है ना हमारे पास साइंस या ईवीएस पढ़ने के बाद ये बच्चों के अंदर ये चीजों को करने के काबिल होना है। तो सवाल करना है तो मफरूजा कायम करना है, सवाल करना और मफरूजा कायम करना, ये दूसरी अहम जो है ना मियार जो है ना तय किया गया है रियासती हुकूमत की जानिब से। तो दूसरा अहम मियार है। तो इन मियारात को हम, ये 6 हमारे पास मियारात है ना, इन्हीं बातों को जो है अगर एनसीईआरटी के अगर अब नया जो हमारे पास ट्रेंड चल रहा है उसे लर्निंग आउटकम्स कह रहे हैं। तो लर्निंग आउटकम्स में भी यही चीजें जो है ना हैं, तालीमी मियारात और लर्निंग आउटकम्स में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, बल्कि जो है उनमें और जो है ना चीजों को जो है, जहाँ पे हम 6 बोल के जो है ना तय कर लिए थे, लर्निंग आउटकम्स में क्या कर हर एक को स्पेसिफिक कर दिए हैं वहां पे। यानी मिसालें देना स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम है बच्चे का। यहाँ पे हम पूरों को मिला के 6 मियारात बोल के तय किए थे, लेकिन लर्निंग आउटकम्स में क्या है, हर एक के लिए दर्जेबंदी करने के वास्ते एक, इसी तरह क्या बोलेंगे मिसाल देने के लिए एक, और क्या बोलेंगे तज्जिया करने के लिए एक, इस तरह से मुख्तलिफ क्या किए हैं लर्निंग आउटकम्स को तय किया गया है। हम क्या करें, जर्नल कर दिए हैं, 6 किए थे हमारे पास, तो दोनों भी तकरीबन एक हैं, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत
نہیں ہے. یہاں پہ ہم ان کو کنسائز کر کے 6 طے کر لیے تھے, اس میں ذیلی طور پہ یہ تمام چیزیں شامل تھیں. تو سوال کرنا, مفروضہ قائم کرنا ہمارے پاس جو ہے دوسری اکیڈمک اسٹینڈرڈ ہے ہمارے پاس اسٹیٹ گورنمنٹ میں, وہ تھا دوسرا اہم اکیڈمک اسٹینڈرڈ ہے, اس کو کیا بولتے ہیں ہم, سوال کرنا, مفروضہ قائم کرنا. اس سے پہلے ہم ایک سائنس کے بارے میں جب ہم پڑھ رہے تھے تو سائنس پڑھانے کا اہم سائنس پڑھانے کا جو اہم مقصد تھا اس میں ہم دیکھے تھے کہ مفروضہ قائم کرنا, سائنٹیفک میتھڈ میں ہم یہ دیکھے تھے کہ مفروضہ قائم کرنا, ہائپوتھیسس کرنا, قیاس کرنا. تو یہاں پر بھی مختلف حالات کا اندازہ لگانا یا تجربے سے پہلے اس تجربے کے بعد کیا نتائج حاصل ہوں گے اس کا اندازہ لگانا. تو اس چیز کو جو ہے نا یہاں پر ہم شامل کیے ہیں. بچوں میں سوال کرنے کی فطرت زیادہ ہوتی, ہم تو دیکھتے گھروں میں تو بچے ہمارے بہت زیادہ سوال کرتے رہتے, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے. جب ہمارے ساتھ جاتے تو ہم ان کو چپ بیٹھو بول کے بولتے. مختلف قسم کے سوالات بچے کرتے رہتے. اسی طرح مختلف موضوعات پر تجسس کے ساتھ مشاہدہ کرتے بچے, دیکھتے رہتے یہ کیا ہے بول کے. کچھ ہو رہا بالکل نئی چیز ہے تو وہیں پہ ٹھہر جاتا بچہ, دیکھ لیتے. گھر سے کچھ کام کے لیے بھیجے, دکان سے کچھ منگانے کے لیے بھیجے, کچھ وہاں پہ جو ریگولر ہونے سے یعنی روزانہ ہونے سے الگ کوئی چیز ہو گئی تو وہاں پہ ٹھہر جاتا کہ یہاں پہ کچھ الگ کیا چیز ہو رہی وہ دیکھتا, اس میں تجسس رہتا, معلوم کرنے کی اس کے اندر تجسس رہتا, کیا ہو رہا, کیسا ہو رہا, کیا نہیں, تمام چیزیں. تو سوال کرنے کی صلاحیت جو ہے یہاں پر اس کو فروغ دینے کے واسطے, غور و فکر کو فروغ دینے کے واسطے یہاں پہ دیکھیں گے سوال کرنے اور مفروضہ قائم کرنے کی بھی ایک استعداد بچوں کے اندر فروغ دینا ہے. کسی بھی موضوع کا گہرائی سے جائزہ لینے کے لیے امتیازی فرق کو واضح کرنے اور سوالات کرنا سکھانے کے لیے یہ ضروری ہے. معلومات اکٹھا کرنے کے واسطے بھی سوالات کرنا ضروری ہے, بات پوچھنا ایک سوال ہے. مشاہدہ کرنا, انٹرویو لینا جیسی سرگرمیوں کو انجام دینے کے واسطے بھی سوال بنانا ضروری ہے. تو سوال کیسے بنانا, اچھے سوال بنانا, ایسے سوال بنانا جو معلومات ہمیں چاہیے وہ حاصل کرنے والے ہوں. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ مسئلے کے حل کے لیے معاون, یعنی ایسے سوال بنانا جو مسئلے کو حل کرنے میں فائدے مند ہونا اور نتیجہ حاصل کرنے میں فائدے مند ہونا, ایسے جو ہے نا سوالات کرنا ہے. مفروضے قائم کرنے کے واسطے بچوں کی صلاحیت کو فروغ دینا ہے. یہ دوسرا اہم جو ہے ہمارا اکیڈمک اسٹینڈرڈ ہے ریاستی حکومت کی جانب سے. اسی طریقے سے ہم دیکھیں گے تیسرا, تجربات اور حلقے عمل کے مشاہدات, فیلڈ لیول ریسرچرز, یا کیا بولیں گے ان سے ہم, تجربات, حلقے عمل کے تجربات یا مشاہدات بولیں گے. یعنی فیلڈ میں جا کے خود سے کیا کرنا ہے, یہاں پہ چیزوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ہے, ان کو ترتیب دینا ہے, مشاہدہ کرنا ہے, اندراج کرنا ہے, تجزیہ کرنا ہے, تعین کرنا ہے. تو یہاں پہ ہم دیکھیں گے بچے خود سے جو ہے تجربات کر کے, معلومات حاصل کر کے اپنی صلاحیت کو فروغ دینے کے قابل بنانا ہے. تو یہ ایسا کرنے سے کیا ہوتا, بچوں کے اندر مشاہدہ کرنے کی صلاحیت میں فروغ ہوتا, اندراج کرنے, ریکارڈنگ جو ہے نا, سائنس کی جو ہے نا ایک اسکل کے بارے میں ہم دیکھے تھے اس سے پہلے جب پڑھ رہے تھے ہم سائنس کے بارے میں, تو وہاں پہ تھا ریکارڈنگ بھی ایک اسکل ہے, یعنی صحت کے ساتھ صحیح پیمائشات کے ساتھ تجربات کی مشاہدات کو ریکارڈ کرنا بھی جو ہے, نوٹ بک میں ریکارڈ کر کے ریکارڈ کرنا بھی ایک اسکل اس کے اندر ڈیولپ ہوتی بچوں کے اندر. اور ریکارڈڈ جو بھی ڈاٹا ہے اس کے ذریعے تجزیہ کرنے کی نتیجے میں کیا ہوتا, تجزیہ کرنے پر ایک نتیجے پر پہنچنے میں ان کو مدد ملتی. تو ایسے بچوں کو ہم مشاہدات کرنے کے واسطے, فیلڈ میں جانے کے واسطے, معلومات حاصل کرنے کے واسطے اگر ہم کچھ ان کو موقع فراہم کرتے ہیں تو جس سے بچوں کے اندر مشاہدہ کرنا, اندراج کرنا, تجزیہ کرنا, نتیجے پر پہنچنا جیسے کیا ہوتا, صلاحیتوں کو, اسکلز کا فروغ ہوتا. اسی طرح جو ہے نا ہمارے پاس معلومات اکٹھا کرنے کی مہارت بھی ہے, معلومات اکٹھا کرنے کی مہارت اور منصوبہ کام.
फील्ड में जा रहे हैं, मालूमात किस तरह इकट्ठा करना है, उसको भी जो है ना हम फरोग देना है बच्चों को। ये 4th वन हमारी जो है ना तालीमी मियार है। तो तुलबा को जो है ना मालूमात इकट्ठा करने के वास्ते जदवल बना लेना, जरूरी मालूमात के वास्ते किन किन से मिलना, कौन कौन सी मालूमात होना है, टेबल बना लेना, सही मालूमात को उसमें दर्ज कर लेना, ये सलाहियत का फरोग देना है। तो ये बच्चे जो है ना क्या करते, माहौल से जाना, खुद से हासिल करना, जिसकी वजह से माहौल के तय उनके अंदर क्या होता, हमदर्दाना रवैया हासिल होता, जिम्मेदारी कबूल करने के काबिल होते, अपनी खूबियों और खामियों का इतराफ करते और कोशिश करते, हिस्सा लेने की कोशिश करते। और हम देखेंगे तो मंसूबा काम क्यों देते हैं हम, मालूमात इकट्ठा करना और मंसूबा काम क्यों देते लोगों को, क्यों देते हैं? जो भी मालूमात हम क्लासरूम में फराहम कर रहे हैं वो मालूमात क्या होना, हम इससे पहले एनसीएफ 2005 में देखे थे कि जो भी मालूमात क्लासरूम में बच्चा हासिल कर रहा है वो मालूमात उसे क्या होना है, उसकी मालूमात क्या होना, बाहर की जिंदगी को जोड़ने वाली होना, और जो मालूमात किताब में उनको फराहम की जा रही हैं वो मालूमात को क्या करना, बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक, उनको मजीद उसमें मालूमात हासिल करने के वास्ते हम क्या करते हैं, मौके फराहम करना है। एक्सटेंडेड लर्निंग के मौके फराहम करना, यानी एक मौजूद क्लासरूम में या किताब में दी गई किताब में बच्चा मालूमात हासिल कर लिया है मौजूद से मुताल्लिक या सब्जेक्ट से मुताल्लिक या किसी एक टॉपिक से मुताल्लिक, उससे रिलेटेड मजीद मालूमात हासिल उसको करना है। एक्सटेंडेड लर्निंग भी होना है, बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक बोल के जब उसमें कहा गया है, तो इसके लिए हम क्या यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मंसूबा काम, प्रोजेक्ट, यानी जो इस क्लासरूम में पढ़ लिया है बच्चा उससे रिलेटेड कोई एक उसी मौजू पे कहें उसको मजीद मालूमात के लिए हमें प्रोजेक्ट अलाट करते हैं, असाइन करते हैं। उसमें वो क्या करता, मालूमात इकट्ठा करता, तजिया करता, मुशाहिदा करता, सवालात करता, ये तमाम चीजें उसके अंदर आ सकते हैं। तो देखेंगे दर्जे बंदी करता, तो कौन कौन सी चीजें उसके अंदर फरोग पाती, देखेंगे इक्तिसाब के अवल में तुलबा कई तरीकों के जरिए मालूमात इकट्ठा करने की जरूरत होती है। इस तरह जमा करदा मालूमात की दर्जे बंदी करके जदुल की तरतीब देना, तरतीब शुदा जदुलों का तजिया करके खुद रूदात लिखते हैं। प्रोजेक्ट में इंपॉर्टेंट क्या होता, उसकी रिपोर्ट लिखना होता, पूरा बच्चे पूरे मालूमात हासिल करने के बाद क्या करते हैं, उसकी रूदात लिखते। रूदात भी लिखने का तरीका रहता, आप लोगों क्लास प्रोजेक्ट वर्क किस तरह कंडक्ट करना है उसके बारे में अगर मजीद तफसील से बाद में हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हम प्रोजेक्ट वर्क के बारे में, मंसूबा काम के बारे में एक स्लाइड, इससे पहले कि क्लास में उससे रिलेटेड डिटेल्स वहां पे मालूमात हासिल किए हैं, रिपोर्ट के लिए भी जो है ना वहां पर हम मार्क्स भी देते हैं, उसमें ज्यादा मार्क्स देते हैं रिपोर्ट के लिए। तो इसी तरह से हम देखेंगे बच्चे ग्रुप में सोशल जो है ना मंसूबा काम में एक दो तीन लोगों को मिला के जब काम देते हैं तो ग्रुप में काम करने की सलाहियत फरोग पाती है उनके अंदर। इसी तरह सोशल जो है होने का, यानी एडजस्टमेंट, समाज में एडजस्ट होने के लिए उनकी सलाहियत पैदा होती, लीडरशिप क्वालिटीज का फरोग होता। इसी तरह से मिलजुल कर काम करने, दूसरों की कमियों के साथ कबूल करने और अपनी खामियों को कबूल करने और अपनी खूबियों के साथ दूसरों की मदद करने की इसके अंदर बच्चों के अंदर एक एहसास होता, और उनके अंदर दूसरों के साथ मिलकर काम करना, बातचीत, इंटरेक्टिव लर्निंग, पीर टू पीर ग्रुप इंटरेक्शन की वजह से यहाँ पे उनको सहूलत होती। इसी तरह से हम देखेंगे, ये हमारा चौथा जो है यहाँ पे ये नुक्ता था। तो मंसूबे काम की वजह से कौन कौन सी चीजें जो है ना बच्चों में फरोग पाती, देखिए ग्रोह में कायद के तौर पर, रुकन के तौर पर बर्ताव करना, रिपोर्ट लिखना, नुमाइश करना, मिसालों के जरिए शवाहिद, शौहर नहीं होता हो, शवाहिद के जरिए और तजुर्बात के जरिए वजाहत करना, ग्रोही काम, बाहमी ताउन, खुव्वत बर्दाश्त को फरोग देना। यानी इससे पहले मैं तमाम चीजों के बारे में जिक्र, अपनी खामियों को भी कबूल करना, दूसरों की खामियों को भी कबूल करना, अपनी खूबियों के साथ दूसरों की मदद करना और मिलजुल कर बाहमी तौर पर काम करना
اور دوسروں کو برداشت کرنا، قوت برداشت فروغ دینا ہے اس میں، اور ایک دوسرے کے خیالات کو جمہوری طور پہ قبول کرنے کے اور ان کے ساتھ مل جل کے کام کرنے کے جذبے کو فروغ دینا ہے. اور اس کا اہم مقصد کیا ہے؟ ایکسٹینڈرڈ لرننگ. ایکسٹینڈرڈ لرننگ جو کلاس روم میں سیکھا ہے بیونڈ دی ٹیکسٹ بک جو ہے وہاں پہ اس کو اور مزید معلومات حاصل کرنا ہے. اسی طرح ہمارا اگلا جو ہے یہاں پہ پانچواں اہم ہے اشکال اتارنا، گراف کھینچنا، نمونے تیار کرنا اور اس کو اس کے ذریعے ظاہر کرنا. ترسیل کرنا بولے تو کمیونیکیٹ کرنا. اشکال اتار کے ظاہر کرنا اپنی بات کو، گراف کے ذریعے ظاہر کر سکتے، نمونے بنا کے ظاہر کر سکتے، خیالات کی ترسیل جو ہے نا ہوتی. اب یہاں پہ بولیں گے اس کے ذریعے کس طرح ظاہر کرتے؟ کسی چیز کو ہم شکل کے ذریعے بھی ظاہر کر سکتے، گراف کھینچ کے بھی جو ہے نا ظاہر کرتے ڈاٹا کو، یا نمونے تیار کر کے بھی ظاہر کر سکتے. تو اپنے خیالات کو لکھ کر بھی جو ہے نا ظاہر کر سکتے، پکچر کے ذریعے بھی ظاہر کر سکتے. تو یہاں پہ ہمارے پاس اسٹیٹ گورنمنٹ میں پانچواں اہم تعلیمی معیار رکھا گیا ہے: اشکال اتارنا، گراف کھینچنا، نمونے تیار کرنا اور اس کے ذریعے کیا کرنا ہے؟ اپنے خیالات کی ترسیل کرنا. ان کے ذریعے اپنی بات کو دوسروں تک پہنچانا، کمیونیکیٹ کرنا. یعنی اشکال اتارنے کے ذریعے، گراف کھینچنے کے ذریعے، نمونے تیار کرنے کے ذریعے اپنی بات کو دوسروں تک پہنچانا. تو اس کے تحت اشکال اتارنا، وضاحت کرنا، تصاویر کے ذریعے اپنے خیالات کا اظہار کرنا، شکل کے حصوں کی نشاندہی کرنا جیسے نکات شامل ہیں. آلات کی ترتیب کو مشاہدات، یعنی آلات کی ترتیب کو بتانا، مشاہدات کو بتانا، خاکوں کو اتارنا، بلاک ڈائیگرام، فلو چارٹ، درجہ بندی کے ذریعے جدول تشکیل دینا. اس طرح سے تمام چیزیں جو ہے نا اس میں شامل ہے. اور یہاں پہ امپورٹنٹ یہ ہے متبادل آلات کی تیاری کے ذریعے بھی جو ہے نا بہت ساری چیزیں استعمال کر سکتے ہیں. متبادل آلات اپرٹس کیا بولیں گے اس کو؟ امپرووائزڈ اپرٹس یا الٹرنیٹ اپرٹس بولیں گے. اس کے بارے میں ہم اگر یہاں پہ بولنے کا مطلب یہ ہے امپرووائزڈ اپرٹس یا الٹرنیٹ اپرٹس کو استعمال کرنے سے مراد آپ کو کسی ایکسپیریمنٹ کرنے کے لیے جو چیزیں ضروری تھیں وہ چیزیں نہیں ہیں، موجود نہیں ہیں، تو لیکن اس کے بجائے دوسری چیزوں کو استعمال کر کے اسی ایکسپیریمنٹ کو انجام دینا کیا ہے؟ امپرووائزڈ اپرٹس یا متبادل آلات کی تیاری ہے. مثال کے طور پہ اگر ہم ایک ایکسپیریمنٹ کنڈکٹ کر رہے ہیں، ایک اسکرین کی ضرورت ہے. اسکرین مطلب مخر آئینہ ہے، مخر آئینے کے ذریعے بننے والے خیال کو اسکرین پہ حاصل کرنا ہے. ہمیں لیبورٹری میں استعمال ہونے والا اسکرین ہمارے پاس موجود نہیں ہے، صرف مخر آئینہ ہے سمجھے. ایسی صورت میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ وہاں پہ ٹیچر ایک کاغذ کو یا ایک اٹے ایک مخوے کو یا کوئی کسی چیز کو جو ہے نا اس کے سامنے مقابل میں رکھ کے حاصل کر سکتا ہے اس خیال کو. یہاں پہ وہ اس چیز کے بجائے دوسری چیز کو استعمال کر رہے ہیں، یا پوری چیز کو جو ہے نا بدل دینا. یہاں پہ کانچ کے بجائے اگر ہم جو ہے پلاسٹک، مثال کے طور پہ کانچ سے بنے، شیشے سے بنے آئینے کے بجائے اس کو ضرورت اویلیبل نہیں ہے. اگر کوئی چیز آئینے کی جیسی ہے، ایک پٹی ہے، ہم اس کو ایک پٹی ہے آئینے جیسی، اگر اس کو مستوی ہے، اس کو پلاسٹک کی ہے، اس کو موڑ کے جو ہے نا انہیں مخر آئینے میں تبدیل کر رہا. تو اس طرح سے بھی جو ہے نا ہم ضرورت کے لحاظ سے وہاں پہ تبدیل کر سکتے. تو یہ صلاحیت جو ہے نا بچوں کے اندر فروغ دینا یہاں پہ اس کا ایک اہم مقصد ہے. اسی طرح سے ہمارا چھٹواں جو ہے نا اہم نقطہ ہے جو ہے توصیف ہے. یہ اب تک آپ لوگ نہیں سنے ہوں گے، سنے بھی ہوں گے. تو یہ اس سے پہلے ہماری کتابوں میں اس قسم کا جی فار انٹرپشن بھائی، جی جو اے پی ایس سی ایف پہلے جو ابھی تک آپ جو بولے نا بچوں کو تھوڑے ڈاؤٹ رہے تو پوچھو نا بھائی ایک بار کچھ. یہ اس میں 6th ون ہے سر، وہی پوچھ رہا تھا آپ لوگوں کو. نو واٹ آئی مین ٹو سے بھائی، اسٹیٹ کریکولم فریم ورک کے پہلے جو ابھی تک سائنس کے بارے میں جو بات کرے نا اس کے بارے میں کچھ ڈاؤٹ شکایت تو بچوں کو پوچھے تو انٹریکشن ہوتے ہیں. ایک ہی بالکل یا تھینک یو بالکل پوچھ سکتے سر. یعنی یہ اس سے پہلے ہمارے پاس ای وی ایس میں
2 किताबें थी, EVS 1 EVS 2 बोल के, उसमें एकेडमिक स्टैंडर्ड्स बोल के कोई ऐसा खास तस्वुर नहीं था। लेकिन अब हम जो क्या किए हैं, हमारे पास NCF 2005 के तहत जिन चीजों को कहा गया था, उन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए NCF 2011 में हम क्या करें, हर सब्जेक्ट के तहत बच्चों के अंदर कौन कौन सी चीजें आना चाहिए, कम से कम म्यार क्या होना चाहिए, उसको तय करके इन चीजों को शामिल करें। जिस तरह साहब बोल रहे थे कि ये जो 6वां जो पॉइंट है, अब जब आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा, वो कॉन्सेप्ट जो है ना पहले नहीं था। यानी हम देखेंगे इसके बारे में, मैं इन डिटेल जरा सा जो है ना 1-2 मिनट में हम जो है ना इसकी तरफ जाएंगे कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के तहत अगर हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को पढ़ते हैं तो उसके तहत 3 डोमेन्स होते, 3 डोमेन्स। पहला डोमेन है कॉग्निटिव डोमेन, दूसरा डोमेन है इफेक्टिव डोमेन, और तीसरा डोमेन है साइकोमोटर डोमेन। तो जो पुरानी किताबें थी हमारी, उसमें सिर्फ कॉग्निटिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन के ऊपर अहमियत दे रही थी, क्योंकि वो बिहेवियरिस्टिक अप्रोच था, इसलिए इंसान को भी जो है ना एक मशीन या जानवर समझ रहे थे। इंसान को मशीन या जानवर समझ के, जिस तरह जानवर सीखते हैं उस तरह से, या जिस तरह मशीन के तौर पे जो है ना यहाँ तस्वुर कर रहे थे। लेकिन इंसान के अंदर एक खास खूबी अल्लाह ताला अशरफुल मखलूक़ात दिया, सोचने की सलाहियत, जज्बात, खुशी गम का इजहार, गुस्से का इजहार, ये तमाम चीजें मौजूद होती हैं। तो ये जो 2 पहलू रह रहे थे, लेकिन तीसरा पहलू यहाँ पे हमारे पास छूट जा रहा था, यानी इक़दार, अच्छाई सच्चाई की जो है तारीफ करना। क्योंकि हिंदुस्तान की जो है तारीख रही है सत्यम शिवम सुंदरम, यानी अच्छाई की, सच्चाई की और हुस्न की जो है ना तारीफ करना पड़ता, तो सिताइश करना पड़ता अच्छाई की। तो तभी जो है ना अच्छाई जो है ना फरोग पाएगी। अगर अच्छाई की हम तारीफ नहीं करेंगे तो अच्छाई फरोग कैसे पाएगी? इसलिए और इक़दार की तालीम, अच्छे इक़दार के बारे में पुरानी किताबों में खास तौर से वो तमाम चीजें मौजूद नहीं थी। लेकिन इस बार हम क्या करें, इक़दार भी, अच्छे इक़दार, वैल्यूज, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो अच्छे वैल्यूज हैं उन तमाम को जो है ना फरोग देने की जरूरत है। इंटरनेशनल लेवल पे जो इक़दार हैं उन तमाम चीजों को फरोग देने की जरूरत है, वैल्यूज को। तो ऐसी सूरत में हम क्या कर रहे हैं कि इन किताबों में हम क्या करें, तौसीफ यानी 6th वन क्या करें, हम अप्रिसिएशन को भी जो शामिल किए हैं अपनी किताबों में। यानी बच्चों के अंदर अच्छाई की, सच्चाई की, खूबसूरती की तौसीफ करने की जो है ना सलाहियत होना है, उनकी अच्छे सिफात बयान करने की सलाहियत को भी रोक देना जरूरी है बोल के बोले। आप लोग जो है ना आमतौर पे देखते होंगे मुख्तलिफ रियलिटी शोज टीवी पे, आप लोग मुख्तलिफ मौकों पर देखे होंगे। इन मुख्तलिफ रियलिटी शोज में जो जजेस रहते हैं, गौर करके देखिए, उन तमाम जजेस कौन सा भी जो है ना परफॉर्मर रहने दो, उसकी जो है वो लोग अच्छाइयों को बयान करते और मिनिमम जो है उनकी खराबियों को बयान करते, और आखिरी में वो लोग क्या करते हैं, उनका जो जजमेंट है वो जजमेंट अपने हिसाब से जो जरूरी है वो देते हैं, लेकिन उसकी दिल शिकनी नहीं करते। जजमेंट की बुनियाद पे वो बाहर चले जाता, लेकिन अपनी जबान से भी उनको जो है ये नहीं करते। तो हर एक की इंडिविजुअलिटी की क्या करते हैं, अहमियत रखते हैं, उनकी अच्छाइयों की जो है ना तारीफ करते हैं। तो हमारे अंदर भी जो जितने भी बच्चे हैं, जितने भी हमारे तालिब इल्म हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो जो है ना अच्छाइयों की जो है ना बयान करने वाले, बुरी चीजों से दूर रहना, उनके अंदर ऐसी सिफात को फरोग देने की जरूरत होती। तो इसमें हम जो है 6 चीजें तौसीफ, उसके साथ हमारे पास है हयाती तनु के शऊर बेदार करना है, और इक़दार है। ये 3 चीजों को मिला के हमारे पास एक म्यार को जो है ना रखा गया है। 6वां जो म्यार है हमारे पास, तौसीफ है, इक़दार है, हयाती तनु है। हयाती तनु के क्या भी जो है ना हमें लिहाज करना है। तो ये 3 चीजों के अंदर हमें यहाँ पे बात करते हैं।
तो तौसीफ यानी समझ गए होंगे तौसीफ, कोई बोल सकते हैं तौसीफ के क्या माने लिए आप लोग? हेलो, एनीवन? तारीफ करना, जी, तारीफ करना, खूबियां बयान करना। सताइश करना, खूबियां बयान करना, अच्छाइयों को बयान करना, अच्छे और बुरे के अंदर तमीज करना, और अच्छाई या खूबसूरती की तारीफ करना, ये तमाम चीजें इसमें शामिल हैं। 2011 में ये इसको नए कॉन्सेप्ट को हमारी किताबों में शामिल किया गया है। पहले हम क्या करें, 7 जो है हमारी किताबों में एकेडमिक स्टैंडर्ड्स रखे थे, लेकिन बाद में जो है ना इसको तौसीफ को भी इक़दार हयाती तनु के साथ इवैल्यूएशन में बहुत सारा जो है ना प्रॉब्लम आ रहा था, तो इसके लिए इसको इसमें शामिल किए हैं। मे आई राइट सर? हेलो, आगे बढ़ेंगे हम। हाँ सर, जी सर। हाँ, तो तौसीफ किसके लिए क्यों होना है? ये 6वें में 3 नुकात हैं। बच्चों में बेहतरीन रुझानात को पैदा करने के लिए, अपने आतराफ वकनाफ को माहौल का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए, समाज में रहने वाले लोगों की अजमत के लिए, मिलजुल कर काम करने के लिए, तहजीब व तमद्दुन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, सेहतमंद आदतें अपनाने के लिए, ज़ुर्रियात के हामिल बच्चों को मदद फराहम करने के लिए, और हम एहसासी पैदा करने के लिए। हम एहसासी बोले तो क्या कोई बोल सकते हैं? एनीवन? हम एहसासी, हेलो, हम एहसासी बोले तो क्या, सिंपैथी बोल के रहता हमदर्दी करना, लेकिन इम्पैथी बोलेंगे इसे हम एहसासी पैदा करने के वास्ते। ये इम्पैथी और सिंपैथी में दोनों में फर्क है। हमदर्दी में जो है ना, अरे आपको बहुत बुरा हो गया बोल के बोलते, हम जाके हमदर्दी जताते, अरे ऐसा नहीं होना था बोल के बोलते। लेकिन हम एहसासी में क्या करते, उनके साथ जो है ना हम भी शामिल होते। मिसाल के तौर पे अम्मी काम कर रहे हैं, अम्मी को बुखार है, अम्मी काम कर रहे हैं, बुखार है, और अम्मी को बुखार है बोल के खामोश बैठ जा रहे हैं। अगर हमारे अंदर हम एहसास करें अम्मी के बुखार का, तो जाके हम उस अम्मी के साथ बर्तन धोना, उनको काम कम लगाना, ये क्या है, हम एहसासी है। दूसरों के दर्द को समझ के उनके दर्द में शामिल होकर उनके दर्द को कम करने का नाम हम एहसासी है। और खाली जबानी तौर पे हमदर्दी जाहिर करना वो अलग है, और हम एहसासी क्या है, यानी खुद भी उसको समझ के उनकी तकलीफ को कम करने की कोशिश करने का नाम क्या है, हम एहसासी पैदा करने का। हाँ, तो इसी तरह से हम देखेंगे ये क्यों जरूरी है, जमालियाती हिस्स को भी जो है ना बच्चों के अंदर फरोग देना है। जमालियाती हिस्स, उसके बारे में हम डिटेल जो है ना देखें तो क्या करना है, साइंसदानों की कोशिशों को सराहना है, साइंस क्लब और सेमिनारों में हिस्सा लेना है, नारे लिखना है, पाम्फलेट बनाना है, नज़्में लिखना है, उनकी तारीफ करना है। तो हार जीत को मसावी कबूल करने के जज्बे को फरोग देना है बच्चों को, यानी मसाबकत में भी जो है ना हार को कबूल करना, दुश्मनी पैदा नहीं कर लेना। मसाबकत तो रहती, लेकिन उसके जरिए एक दुश्मनी के का जो है ना जज्बा उनके अंदर फरोग नहीं पैदा होना, बल्कि स्पोर्ट्स मैन स्पिरिट इनके अंदर जो है ना फरोग देने की जरूरत है। तो ये हमारे पास हैं, आप बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। हयाती तनु के तहत कौन कौन सी चीजें देखेंगे। हर जानदार को जीने का है, इससे जो है ना बच्चे वाकिफ होना, जानवरों के साथ जुल्म क्रूएलिटी नहीं करना, जानवरों को फतरे नहीं मारना, उनके ऊपर जो है ना उनको लाठियों से वगैरह नहीं मारना, क्योंकि वो भी जानदार हैं, उनके साथ भी जो है ना बेहतर सलूक करना, इंसानों के अलावा उनके साथ भी अच्छा बर्ताव करना, इंसानी बर्ताव की वजह से फितरी माहौल में होने वाले नुकसान से वाकिफ कराना उनको। इस तरह से जो जानदार नस्लें मादूम हो जा रही हैं, यानी बहुत सारे जैसे डायनासोर मादूम हो गए, उसी तरह इस जमाने में भी बाज जानदार मादूम हो जा रहे हैं, यानी खत्म हो जा रहे हैं। तो वैसे जानदारों को क्या करना, उनके बका के वास्ते तवज्जो देना। तो ये तमाम चीजों के बारे में बच्चों के अंदर एक जज्बा और एहसास पैदा करने की जरूरत होती।
ये 6 हमारे पास हमारे स्टेट के जो है ना एकेडमिक स्टैंडर्ड्स हैं। इसके तहत क्या करें हम, एक पूरी किताब को जो है ना हम बनाए हैं। तो अब हम आगे ये एक है, इसके बाद आगे हम बढ़ेंगे। तो सबक की तदरीस कैसा करना है उसके बारे में हम, एक सबक है, एक पूरा एक लेसन है, लेसन की तदरीस को किस तरह करना है, यहाँ पे एक चंद चीजें जो है ना यहाँ पे शामिल है। जरा गौर से जरा देख लीजिए, जल्दी जल्दी, अब भी टाइम भी ज्यादा हो गया। सबक से मुताल्लिक़ अहम सवालात पूछना, बच्चों को सोचने और गौर फिक्र करने के मौके फराहम करना, बच्चों के जवाबात को तख्ते स्याह पर लिखना और बहस करना, मशागिल मुनाकिद करते हुए मुख्तलिफ तसव्वुरात का फहम हासिल करना, कलीदी अल्फाज को पढ़ना, समझ में ना आने वाले उमूर के मुतालिक मुतबादिल तदरीस करना, हमने क्या सीखा के मद्देनजर दोबारा पढ़ना, सबक का अदा करना, ये कीजिए मशकों में पर मबनी मशागिल को करवाना, क्या मैं कर सकता हूँ, जो करते ना सेल्फ इवैल्यूएशन करने लगाना बच्चों को, और तुलबा की तालीमी तरक्की को रजिस्टर में दर्ज करना। ये सबक की तदरीस का तरीका है। उसके आगे जो है ना हम देखेंगे, अब हम एक सबक को जो है ना किस तरह से जो है ना पढ़ाते हैं उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, मराहल और तफसील, सबक की नोयत को मद्देनजर रखते हुए तुलबा के तमाम तुलबा से अहम सवालात करना, इन्हें सोचने और गौर फिक्र करने के मौके फराहम करना, मुहरका पैदा करना है। फर्स्ट लेवल पे सवालात कैसे होना, सोचने और गौर फिक्र करने का मौका फराहम करने वाले होना, बच्चों के तजुर्बात पर मबनी होना, बच्चे का तजुर्बा नहीं है तो वो ऐसे सवालात नहीं करना, बच्चा उन तजुर्बात से गुजर रहा होगा, ऐसे उस किस्म के सवालात जो है ना बच्चों से करना। तुलबा का बाहमी अमल, जो भी बच्चे जो है काम करे उस पर तख्ते स्याह पे लिखना, और बच्चों से खुद से जो है आंसर्स लिखाने का भी एक तरीका है, उसके बारे में भी बच्चे खुद से आंसर लिखते हैं क्लासरूम में, गाइड में वगैरह देखने की जरूरत नहीं है। हम बिल्कुल जो है ना उनको हर एक सवाल का जवाब लिखा सकते हैं बच्चों से खुद से, ओन से, वो तरीके के ऊपर भी जो है ना हम देखेंगे। तो कलीदी सवालात के जवाबात तुलबा अपने तजुर्बात की मदद से देंगे, तो टीचर को चाहिए कि वो तख्ते स्याह पर लिखें, यानी जो भी अहम की पॉइंट्स है, की सवालात है, उनके जवाब बच्चे दे रहे हैं तो उसको बोर्ड पे लिखना, बहस करना उनके ऊपर, एक टॉपिक पे लेके जो है ना, अगर सवाल जवाब लिखा रहे हैं, समझिए एक सवाल डाल देते हैं हम, उसके बारे में बोल रहा हूँ, एक सवाल बोर्ड पे लिख देते हैं, बोर्ड पे लिखने के बाद उस सवाल के जवाबात मुख्तलिफ बच्चों के जरिए उससे रिलेटेड सवालात के एक पॉइंट हर क्लास में रैंडमली पूछ के उसमें लिखना, बोर्ड पे लिखना। बोर्ड पे लिख देने के बाद डिस्कशन करना, एक सवाल बोर्ड पे डालने के बाद उस सवाल से रिलेटेड मुख्तलिफ पॉइंट्स को जो है ना आंसर्स को बोर्ड पे लिखना, पॉइंट्स लिखने के बाद क्या करना, उसको रब कर देना, सवाल के ऊपर लिख दिए, उसके ऊपर डिस्कशन करके पूरे बोर्ड पे उसको इरेज कर देना। इरेज कर देने के बाद क्या होता, अब बोलना के बच्चों को ये जो फिर सवाल वहां पे जो है ना रख देना, रख के बोलना कि अब ये जब से हम इस सवाल के ऊपर डिस्कशन किए ना, आप अपने लफ्जों में उसका जवाब लिखिए। तो जो बच्चा उसका जवाब बेस्ट लिखता, अब उसकी कॉपी चेक करके एक 5 मिनट का जो इवैल्यूएशन का पीरियड रहता, उसको जो है ना वहीं पे आप आंसर मार्क दे सकते, या डेली जो है ना 6 दिन या 5 दिन में पूरा लेसन कंप्लीट हो जाने के बाद उसके आंसरों की बुनियाद पे वो लेसन के एंड में बच्चा जब उसके पास है ना, वहां पे आप उसको वो लेसन के लिए मार्क्स दे सकते, या 3 लेसन के बाद उसका कंप्लीट करके, अगर 12 लेसन है एक ईयर में पढ़ाने के, 3 लेसन के लिए FA1 के लिए मार्क्स भी वहां पर राइटिंग के लिए जो है ना वहां पर आप दे सकते हैं। तो इस किस्म के जो है ना बाहमी तुलबा का बाहमी अमल तख्ते स्याह पे लिखने के जरिए हम इस किस्म के एक्टिविटीज करा के खुद से आंसर्स लिखने की सलाहियत उनके अंदर फरोग दे सकते हैं, सोच समझ के लिखने की सलाहियत को भी हम फरोग दे सकते हैं। इसी तरह जो दरसी किताब में मशागिल हैं उसको किस तरह अंजाम देना है उसके बारे में भी जो है ना मशागिल का इनेकाद, सबक की तदरीस के दौरान मशागिल का इनेकाद बहुत जरूरी है। जो कुल जमाती है, कुल जमाती से मुराद पूरे होल क्लास, ग्रोही, ग्रुप एक्टिविटीज, इनफरादी इंडिविजुअल एक्टिविटीज
آپ کی بچوں کی درسی کتاب میں موجود ہیں اس کو اسی لحاظ سے انجام دینا. اسی طرح سے ہم ٹیچر کی جانب سے فراہم کردہ مشاغل اس طرح ہو کہ بچوں میں مختلف زاویوں سے غور و فکر کے سوالات کرنے کے موقع فراہم کریں. تو تقریباً آپ کی کتاب میں یہ چیزوں کو شامل کیا گیا ہے بچوں کے لیے. تو وہاں پہ ہم ایز پر کتاب بھی اگر جاتے ہیں تو بہت زیادہ بچے سیکھ پاتے ہیں. اس طرح سے کلیدی الفاظ بھی بچوں کو آخری میں جو ہے لیسن کے اینڈ پہ جو ہے کلیدی الفاظ رہتے ہیں. اگر نئے بھی ہیں تو کتاب بعض لیسنس میں اگر موجود بھی نہیں ہیں تو بچوں کو ہم کیا کرتے ہیں ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ پڑھاتے. جب پہلے جو ہے ہم کیا کرتے تھے کہ ٹیچر میں ہول اینڈ سول ہوں, صرف میرے کو معلومات ہے اور میں بورڈ پہ میری بغیر کتاب دیکھے جو ہے نا پڑھا دیتا ہوں, بلکہ پڑھاتے تھے ٹیچرز, اس کو قابل سمجھتے تھے. لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ ہو سکتا کہ بچہ پڑھ رہا ہے ایک پیراگراف, پڑھنے کے بعد ایک بچے کو تقریباً الفاظ کے معنی معلوم ہے اور ایک دوسرے بچے کو ایک کو 50 کے معلوم ہے, سمجھیے, ایک کو 25 کے معلوم ہے, ایک کو 4 کے معلوم ہے, ایک کو 2 کے معلوم ہے, ایک بچے کو ایک کا معلوم نہیں ہے, پوری سمجھ میں آ رہا لیکن ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنی اس کو نہیں جانتا. تو ایسی صورت میں وہ پورا پیراگراف یا پورا متن جو ہے نا سمجھنے میں بچے کو مشکل آتی. تو ایسی صورت میں کیا کرتے ہیں ہم بچے کو وہ پورے لیسن کو کیا کرتے جہاں تک ہم پڑھانا چاہ رہے پہلے پڑھانے لگاتے, پڑھانے لگانے کے بعد کیا کرتے اس میں بچوں کو ہم یہ بولتے ہیں کہ ایسے الفاظ کی نشاندہی کیجئے. بچے خود سے پڑھتے, پہلے پڑھنے کے ٹیچر جا کے پڑھا دیتے ہیں. پہلے ہم دیکھیں گے ایک لیسن ہے آگے میں بتاتا ہوں. تو اس لیے اب یہاں پہ ڈسکس کر رہا ہوں میں کہ ہم ایک اسٹیپ ہے ہمارے پاس, جب جیسے ہی آپ مضمون کا اعلان کر دیتے یعنی سبق کا اعلان کر دیتے, ٹاپک کا اعلان کرنے کے بعد, عنوان کا اعلان کرنے کے بعد بچے کو پڑھانا شروع کرتے, تو پہلے جو پیراگراف آپ پڑھانا چاہ رہے ہیں بچے کو خود جو ہے نا پڑھنے کا موقع دے دیتے. بچے پڑھنے کے بعد مشکل الفاظ جو بھی ہیں اس کو پینسل کے ذریعے وہ لوگ کیا کرتے, ہر بچہ اپنی اپنی کتاب میں راؤنڈ اپ کر لیتا. راؤنڈ اپ کر لینے کے بعد اب آپ اس کو پوچھتے کہ آپ ہر ایک کو رینڈملی پوچھتے کہ آپ کی کون کون سے جو ہے نا الفاظ کے معنی سمجھ میں نہیں ہے. تو رینڈملی پوچھنے کے بعد ایک بچہ بولا 10 بولا, سمجھیے, اس کے بعد اس میں سے ہٹ کے یہ 10 لکھے ہوئے ہیں, اگر ان الفاظ میں سے آپ کو کسی اس کے ہٹ کے اگر کوئی دوسرا لفظ ہے تو بولیے. تو اس طرح سے پوری وہ پیراگراف میں جتنے بھی الفاظ ہیں جن کے معنی وہ بچے نہیں جانتے وہ معلوم ہو جاتی ہیں, اصطلاحات کے معنی نہیں جانتے وہ وہاں پہ بورڈ پہ آ جاتے ہیں. اس کے بارے میں ٹیچر کیا کریں گے یہاں پہ, اس کے بارے میں ڈسکس کرتا ہے. ڈسکس کرنے کے بعد ان کو معنی سمجھا دیتا, معنی سمجھا دینے کے بعد پھر ایک بار ریڈنگ کرنے کے واسطے بولتے. تو جب وہ بچہ پورا ریڈنگ کرنے کے بعد وہ مواد کو سمجھ جاتا, بچہ جب مواد کو سمجھ جاتا اس کے بعد اب ٹیچر اس کو اس کے ایکٹیویٹیز وغیرہ بھی کرا سکتا. جب وہ کیا کر سکتا, سائنٹیفک جو اہم الفاظ ہے یا سائنٹیفک الفاظ ہے, ٹرمینالوجی ہے یا نئے الفاظ ہے, ان کا بھی اس مشغلے کے درمیان جو ہے نا استعمال کرتا اور اس کو واضح طور پہ وہ تمام چیزیں سمجھ میں آتے. تو جو چیزیں سبق میں اہم ہیں ایسا سمجھ رہے ہیں کہ ٹیچر سمجھ رہا ہے, کتاب میں جو رائٹر ہے کتاب کا وہ سمجھتا ہے کہ ایسے الفاظ یہ بچہ نہیں جانتا ہوں گا, ان کو کیا کرتا ہے اہم تصورات اور نئے الفاظ کو کتاب کے آخر میں جو ہے نا اعادے کے طور پہ رکھتے ہیں. اس کے علاوہ بھی مزید الفاظ بچوں کو نہیں معلوم ہو سکتے تو ان کے بارے میں بھی کیا کرنا پڑتا, آخری میں جب لیسن کمپلیٹ ہو جاتا ان الفاظ کو کے معنی بھی جو ہے نا پوچھنے کے لیے ایک پیریڈ لگاتے ہیں. یہ جب آپ آپ کا لیسن پلان بناتے ہیں تو اس میں ایک کلیدی الفاظ یا ہم نے کیا سیکھا کے الفاظ کو کے لیے بھی ایک پیریڈ رکھتے ہیں. ہم رکھنے کے بعد ایک ایک لفظ کے بارے میں بچوں سے معنی پوچھتے, وہ بچے اس کی نہیں سمجھا سکے یا سمجھ میں ان کو نہیں آیا ہے تو پھر سے جہاں پہ اس نقطے کے بارے میں یا لفظ کے بارے میں یا اصطلاح کے بارے میں معلومات دی گئی ہیں اس کو پھر سے پڑھا کے اس کو پھر سے ٹیچر وضاحت کرنے کے بعد ایک لیسن کو مکمل طور پہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ موقع کے لحاظ سے آپ لوگوں کو بول رہا ہوں میں, یہ کیجئے میں کیا کرتے ہیں انفرادی طور پر خود سے کرانے کے واسطے یہاں پہ کرتے ہیں. تو طلباء کا منصوبہ کام وغیرہ
मालूमात इकट्ठा करना, तारीफ करना, नोटबुक की तस्दीक करना वगैरह के जरिए ये 7 जो है ना यहाँ पे मैं क्या ये मैं कर सकता हूँ, सवालात करना, मुतबादिल तदरीस वगैरह के बारे में तमाम चीजें आप लोग भेजते में टाइम बहुत ज्यादा हो रहा, इसलिए इसके साथ जो है ना हम देखेंगे अगर जो है ना इसमें एक अहम नुक्ता है, मैं आपको यहाँ पे एक अहम नुक्ता है, क्या मैं कर सकता हूँ उन्वान के 80% तुलबा मुकम्मल करने पर ही दूसरे सबक की तदरीस करना पड़ता। यानी किताब में, हर किताब में क्या करे, क्या मैं कर सकता हूँ, सेल्फ इवैल्यूएशन का एक पोर्शन रखे जिसके तहत टीचर्स क्या करना पड़ता। पूरे बच्चे अगर 80% बच्चे ये पूरे चीज़ें मेरे को आते बोल के उसमें टिक लगे, तब जो है क्या कर सकते हम, अगले लेसन को जाना है। तो लिहाजा हम क्या करना पड़ता, ये आधे के वक्त में जो कलीदी अल्फाज हैं उनका भी बच्चों के जरिए एक पीरियड में उन तमाम चीज़ों को फिर से याद कराने की जरूरत होती। तो ठीक है, हम अगले जो है ना यहाँ पे जाएंगे, एक लेसन के बारे में जरा देखेंगे, एक लेसन प्लान कैसा लिखते, एक लेसन प्लान यहाँ पे जो है ना लिखने का तरीका और उसका एक पीरियड कैसा पढ़ाया जाता उसके बारे में जरा सा देख लेंगे। मंसूबे सबक जमात चारों मुख्तलिफ किस्म के जानवर अगर हम इसको ले लेंगे तो मकासद हैं, यानी तस्वुरात का फहम के तहत ये लेसन पढ़ाने के दौरान एक टीचर एक लेसन में कौन कौन सी चीजों को बच्चों के अंदर लाना चाह रहा है यहाँ पे देखेंगे। हमारे अतराफ मौजूद जानवरों के ताल्लुक से बयान कर सकते बच्चे, जानवरों के दरमियान फर्क बता सकते बच्चे, अंडे देने वाले जानवर और बच्चे पैदा करने वाले जानवरों से मुताल्लिक बयान कर सकते, जानवरों के फायदे बयान कर सकते, जानवरों से हासिल होने वाली ग़िज़ाई अशिया के मुताल्लिक बयान कर सकते। देखिए यहाँ पे फर्क बयान कर रहे हैं, ताल्लुक को बयान कर रहे हैं, और अंडे देने वाले जानवर बच्चे देने वाले जानवरों के अंदर दर्जे बंदी कर रहे हैं। इसी तरह से उनके ग़िज़ाई अशिया के बारे में भी बात कर सकते। सवालात करने के जरिए क्या कर सकते, देखिए मुख्तलिफ किस्म की आदतों के बारे में सवालात कर सकते, उनसे होने वाले फायदों के बारे में मालूम ये कर सकते, उनसे होने वाले नुकसान क्या क्या हो सकते बोल के सवाल कर सकते। अगर अंडे देने वाले जानवरों से मुताल्लिक मफरूज़ा कायम करेंगे, यहाँ पे जो है ना बहुत सारे अंडे देने वाले जानवरों से मुताल्लिक मफरूज़ा तो जानवरों के बाद अंडे क्यों देते हैं, बाद जानवर जो है अंडे देते हैं, दूध पिलाते, ममल्स हैं या एव्स हैं, इनके बारे में तमाम चीजें जो है ना फिक्री है गैर फिक्री है, ये तमाम ऐसे हम जो है ना उनको सवाल करता ऐसा क्यों है वैसा क्यों है, जब हम जो है ना उसको बताने की जरूरत पड़ती। इसी तरह तजुर्बात हल्के अमल के मुशाहदात के जरिए जानवर अपने अंडे बच्चों की निगाहदाश्त किस तरह करते हैं मुशाहदा करके बताते हैं, देख के उनके मुशाहदात रहते, जाके देख के आते हैं। कान नजर आने वाले जिल्द पर बाल रखने वाले जानवर बच्चे पैदा करते हैं, कान नजर ना आने वाले बच्चे पर वाले जानवर जिल्द पर बाल ना रखने वाले जानवर अंडे देते हैं, जैसे नुकात का मुशाहदा कर पाएंगे। यहाँ पे उस लेसन से रिलेटेड मालूमात इकट्ठा करने की महारत के जरिए देखिए मुख्तलिफ किस्म के जानवर से मुताल्लिक मालूमात इकट्ठा कर पाएंगे और इनकी वजाहत कर पाएंगे। परिंदों के बारे में मालूमात हासिल करेंगे, जानवरों के बारे में, मवेशियों के बारे में, दरिंदों के बारे में, चरिंदों के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। टीचर के ऊपर है वहां पे क्या मालूम हासिल कराना चाह रहे हैं, ये फिक्स नहीं है, टीचर उस सबक से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीजें करा सकते हैं। नक्शा जाती महारत, अशकाल उतारना, नमूने तैयार करना, इजहार करने के तहत मिट्टी से जानवरों के नमूने तैयार करेंगे, जानवरों के आधा के अशकाल उतार पाएंगे या मुख्तलिफ किस्म के जानवरों के अशकाल उतारेंगे और इन पर रंग भरेंगे। इस किस्म की चीजें बच्चे कर सकते हैं। इसी तरह छठवां हमारे पास तौसीफ, इक़दार, हयाती तनूर और एहसास, जानवर हमारे लिए किस तरह मुफीद हैं शनाख्त करेंगे और इनके तय क्या करेंगे, हम एहसासी का उनके साथ जो है ना रहमदिली का जज्बा रखेंगे। जख्मी होने वाले जानवरों को देखकर इनकी मदद करेंगे, अपने अतराफ अकनाफ में मौजूद जानवरों की किस तरह मदद की जाए मालूमात हासिल करके इनकी मदद करेंगे। अगर कोई जानवर एक्सीडेंट हो गया तो उसको सरकार वेटरनरी हॉस्पिटल ले जाके इलाज भी कराएंगे। तो बच्चों के अंदर बस बच्चे लेके आए घरों में जानवरों को पालते, मछलियों को पालते,
तो उनके वो बच्चों के अंदर बहुत सारी जो है ना इस किस्म की सलाहियतें रहती, तो उनको फरोग देने की जरूरत होती। आगे हम जो है ना देखेंगे एक पीरियड कैसा पढ़ा रहे हैं। एक पीरियड में यहाँ पे जो है ना आप लोगों को जो लेसन प्लान बताए होंगे साहब, जो है ना एक 4 कॉलमों में या 5 कॉलमों में रहता। अब इसको हमारे पास ये फिल वक्त मेरे पास जो अवेलेबल है वो जो है ना ये जो है ना आपको पेज राइटिंग के टाइप में है, उसको हम 4 कॉलम्स में भी डिवाइड कर ले सकते हैं। एक में क्या करेंगे, पहला जो है ना पहले उसमें हम बोलेंगे स्टेप मरहला, दूसरे स्टेप में जो है ना मकसद, तीसरे स्टेप में टीचर एक्टिविटी, चौथे स्टेप में स्टूडेंट एक्टिविटी या ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी या मशगला TLM, ऐसा जो है ना हम 4-5 कॉलमों में भी इसको रख सकते हैं। तो यहाँ पे ये जानवर के बारे में एक पीरियड है उसके बारे में देखेंगे। तमहीद है बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कल हमने सबक मुख्तलिफ खेल उसूल पढ़ा था, यानी कल का था, अब टीचर डिस्कशन कर रहे हैं। आज नया सबक पढ़ेंगे, जहनी वर्जिश, माइंड मैपिंग क्या करेंगे, जानवर, कौन कौन से जानवर है बोलेंगे, कौन कौन से जानवर है बोलेंगे। तो कौन कौन से जानवर है बोले, देखिए कुत्ता बिल्ली ऐसा जो है ना बता। आरिफ, या प्लीज कंटिन्यू इस सर। तरह से कौन कौन से जानवर है माइंड मैपिंग कर रहे टीचर। जानवर बोले तो हाँ बोलो कौन कौन से जानवर है बोलते टीचर, कुत्ता बिल्ली भैंस बैल चिड़िया जो भी है बोल सकते। तो ये पूरे ब्लैक बोर्ड पे लिख देते। फिर टीचर क्या कर सकते हैं, हम जानवरों के बारे में पढ़ेंगे बोल सकते, या तो जो है ना इनमें 4 पैरों वालों को, परिंदों को, दरिंदों को, पालतू जानवरों को अलग अलग करके लिख सकते हैं। वहां पे टीचर जो है अहम तौर पे जो है ना हिस्सा लेता वहां पे क्लासरूम में, वो उसके दिमाग में उस वक्त चलने वाली उसकी सलाहियत, उसकी हिकमत अमली और उसकी सलाहियत के ऊपर डिपेंड रहता है कि वो किस तरह से इन चीजों को सिखा रहा। अब आखिर में जो है ना जानवरों के बारे में यहाँ पे टीचर यहाँ पे लिख रहा, मौलिम सबक का नाम तख्ते स्याह पर लिखता, मुख्तलिफ किस्म के जानवर, किस जानवर के कान किसको हैं। अब ये एक एक्टिविटी है, उसको जो है ना वहां पे कराता किताब में। दूसरा यहाँ पे तख्ते स्याह पर लिख दिए, सबक पढ़ना, नए अल्फाज की निशानदेही करना है। इससे पहले मैं डिस्कस करा था आप लोगों के सामने कैसा सबक पढ़ना है, नए अल्फाज की निशानदेही करना है। सबक कैसा पढ़ेंगे, खामोश पानी करेंगे बच्चे। क्या करेंगे, जो आप पढ़ा रहे हैं उसको खामोश पानी करेंगे बच्चे। बच्चों आपकी दरसी किताब के सफ़े नंबर 19 पर दिए गए सबक मुख्तलिफ किस्म के जानवर को इनफिरादी तौर पर पढ़िए, यानी खामोश खानी इंडिविजुअल पढ़ना है। मुश्किल अल्फाज, तस्वुरात, तकनीकी अल्फाज के नीचे खत खींचिए। तो मुश्किल अल्फाज हर बच्चे के लिए अलग हो सकते हैं, हर तस्वुरात भी हर बच्चे के लिए अलग हो सकती हैं, तकनीकी अल्फाज भी अलग हो सकते हैं। मतलब अलग अलग से मुराद कि वो तकनीकी अल्फाज से एक बच्चा वाकिफ हो सकता, एक बच्चा वाकिफ नहीं हो सकता। तस्वुरात से भी एक बच्चा वाकिफ हो सकता, एक बच्चा वाकिफ नहीं हो सकता। तो यहाँ पे बाद बच्चे वाकिफ भी रह सकते हैं, बाद बच्चे नहीं वाकिफ भी रह सकते हैं। ऐसी सूरत में हम क्या करते, पहले उस मवाद में, उस कंटेंट में कौन से अल्फाज किस बच्चे को नहीं मालूम है, मुश्किल है, या उसके ऐसे अल्फाज को क्या करने लगाते, बच्चों से निशानदेही करने लगाते। क्यों करा रहे हैं, क्योंकि बच्चे को समझना है, टीचर को समझना नहीं है। टीचर को मालूम है कौन सा बच्चा कौन से लफ्ज को नहीं समझा, पहले उसको हम जो है ना समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जब उन अल्फाज के माने या तकनीकी अल्फाज के टर्मिनोलॉजी के माने समझ जाता बच्चा, तो अब देखेंगे। तो ये इन अल्फाज को पढ़ लिया बच्चा, पढ़ लेने के बाद क्या करते हैं, होल क्लासरूम जो है ना एक्टिविटी है, कुल जमाती मुबाहिसा रखते। यानी ये अल्फाज को कहाँ लिखते, टीचर बोलते, आपके बोलते बोर्ड पे लिख देते। लिखने के बाद क्या कर, मौलिम बच्चों के कहे गए अल्फाज को तख्ते स्याह पर लिखिए और बहस करवा दा। अब इसमें बास को मालूम होते हैं इनके अल्फाज, बच्चों को मालूम अगर मालूम है तो बच्चों से बोलने लगाना। अलग अलग बच्चे हमारे पास रहते हैं, तो एक बात बच्चों को उसके माने मालूम हो सकते हैं चंद अल्फाज के, तो उनसे बोलने लगाना। आखिर में टीचर क्या करेगा, बच्चों को समझ में ना आना अल्फाज की
समझ में ना आने वाले अल्फाज की क्या कर सकता हूं, वहां पे वजाहत कर देगा। अब उसके बाद क्या करते, देखो उनको नोटबुक में लिखा दे उन अल्फाज को। फिर मौलिम का सबक पढ़ना, मौलिम एक बार जो है ना उनको सबक पढ़ के सुनाता। स्टेप समझ में आ गया ना आपको? पहला स्टेप क्या कर रहे हैं, माइंड मैपिंग के जरिए क्या पढ़ रहे हैं बल्कि बता रहे हैं। दूसरे स्टेप में बच्चों को इंडिविजुअल खामोश ख्वानी करा रहे हैं। तीसरे स्टेप में क्या कर रहे हैं, हम बोर्ड पे बच्चों के अल्फाज को लिखा रहे हैं, टीचर फिर उन मुश्किल अल्फाज को वजाहत कर रहे हैं। अब चौथा स्टेज क्या है, टीचर अब जो है उनको पढ़ रहा, वो एक पैराग्राफ जो पढ़ा रहे हैं या जो लेसन जो कंटेंट पढ़ा रहे हैं उसको टीचर अब पढ़ रहा। टीचर अब पढ़ने के बाद बच्चे सुन रहे हैं, ठीक है। अब जो भी उनकी तलफ्फुज की गलती है या जो भी उनकी गलतियां हैं वो अब टीचर पढ़ने के बाद उसको क्या होता, सुधार लेते बच्चे। टीचर के जरिए पढ़ने के बाद बच्चे उसको उसी तरह दोहराते। बच्चों, हम जानवरों के ताल्लुक से मालूमात हासिल कर चुके हैं, साथ ही साथ हमने तस्वीर से मुताल्लिक बातचीत की। अब आप बताइए जानवरों से मुताल्लिक आप मजीद क्या मालूम करना चाहते हैं, बल्कि टीचर यहाँ पे बोलता। तस्वुरात का फहम, उसके अंदर जो जो चीजें हैं उसके बारे में यहाँ पे तस्वीर वगैरह बता के टीचर उसको बोर्ड पे वगैरह लिख के बताता। स्टेप्स जरा समझने की जरूरत है। उसके बाद यहाँ पे फोर्थ जो है महारतों की मशक। अब हर मुख्तलिफ आप जो है ना उनको ड्राइंग की प्रैक्टिस करा सकते हैं, और जो भी आपके पसंद के पसंदीदा जानवरों की शक्ल उतारिए वगैरह जो है ना। हमारा एक एकेडमिक स्टैंडर्ड है ना कि 5वां एकेडमिक स्टैंडर्ड अशकाल उतारना वगैरह, वो यहाँ पे जो है ना कवर होता। अब बच्चों को घर का काम हम जो है ना दे सकते, क्या दे सकते, देखिए जवाबात जिन पर हमने बहस की, जानवरों की तस्वीर इकट्ठा करके अपने नोटबुक में चिपसा कीजिए दे सकते। और इजाजत है तो जो है ना घर में एक काम जो है ना करा, यहाँ पे जो है ना आपने पसंदीदा जानवर के बारे में एक कुछ लिखिए बोल के बोल सकते। और दूसरा जो भी सवाल है कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन, वहां पे जो है ना यहाँ पे जब भी लिखा सकते, जिसके बारे में मैं बोला क्लासरूम में बच्चे आंसर लिखना बोल के, वो एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन देके आप यहाँ पे कंप्लीट कर सकते। तो मैं समझता हूँ कि ये लेसन प्लान भी जो है ना आप लोगों को किस तरह से पढ़ाना है, सिर्फ एक पीरियड किस तरह पढ़ाना है उसके बारे में डिस्कस किए हैं हम, और तालीमी मियारात के बारे में डिस्कस किए हैं। और मजीद आप लोगों को जिन चीजों की जरूरत है वो आपको जो है ना मैं एक PDF बना के इंशाल्लाह भेजता हूँ। अगर कुछ आप लोगों के जहन में डाउट्स वगैरह कुछ हैं तो ऐसी सूरत में आप लोग क्या कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। है कोई? है भाई। This is advantage of online. Yes. Yeah. Thank you very much अलीम भाई, बहुत अच्छा अंदाजा से आप जो एक्सप्लेन करें ना ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बारे में, जो कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन में, nothing but in my point of view, the education is nothing but the combination of all these 3 domains. One domain is missing, so we are also incorporating the. Yes भाई, जो knowledge के बारे में हम जो बात कर रहे वक्त, so knowledge खाली only the giving the information, that's it. But whereas the affective domain, it comes with the heart, so that is 3H बोलते हैं. So फाइल का ना cognitive domain है ना भाई, जो head के बारे में बोलते हैं, head है. बाद में जो affective domain बोलते हैं हार्ट बोलते हैं, और साइकोमोटर डोमेन बोलते हैं ना हैंड्स बोलते हैं. दैट मींस 3H. और कॉग्निटिव बोले तो थिंकिंग है, और अफेक्टिव बोले तो फीलिंग है, और साइकोमोटर डोमेन बोले तो डूइंग. सो थिंकिंग, feeling and doing. So when we combine all these together, it is nothing but a holistic development, all-round development. So as per Dr. Benjamin S. Bloom, he defined very perfectly the education, nothing but the combination of all these 3 domains, nothing but cognitive, affective and psychomotor domain. जो आप अच्छा तरीके से अंदाजा से बच्चों को, तमाम बच्चों को अच्छा एक्सप्लेन करे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया.
हमारे डायरेक्टर विकाराबाद तरफ से प्लीज फ्यूचर में भी और ऐसा 2-3 क्लास लिए तो बच्चों को थोड़ा प्लान के बारे में अच्छा समझते भाई. थैंक यू वेरी ये मच. क्लासरूम वन क्लासरूम टीचिंग का थोड़ा सा जो है ना है सर, एक बार वहाँ पे क्लासरूम में बताए तो और अच्छा रहता. Yes, definitely. After 21st by, inshallah, Yes. 21st of this month में our college में भी reopen और आपको जो स्कूल में reopen होता है ना, मैं आपको मैं एक बार बुलाता हूँ कॉलेज को इनवाइट करता हूँ. ये लेसन प्लान वगैरह बोलने के वास्ते नहीं, क्लास डेफिनेटली भाई, डेफिनेटली जो प्रैक्टिस होना भाई और डायरेक्ट भी बोलना, जस्ट खाली अंदाजे से जो स्टेप्स आप बात कर रहे हैं ना माइंड मैपिंग के जरिए से और दूसरों का स्टेप्स बहुत अच्छा अंदाज से बोल दिया भाई. बहुत बहुत शुक्रिया. Yes, trainers, if you have any doubt regarding the session, you can ask the Alim sir. Otherwise, Nazrin, you can close the session. So if you have any doubt, you can ये interact. बिल्कुल जो है ना हमारे टेक्स्ट बुक से न्यू ट्रेंड है. Yeah. अभी जो है ना नए ट्रेंड्स भी है, उसमें ऐड कर सकते हैं हम, लेकिन अब तो आपके एग्जाम्स के लिए काफी है. नए ट्रेंड्स में हम क्या बोल रहे हैं, होलिस्टिक और जो है ना हम क्या बोलेंगे, और एक जो है ना जयफुल लर्निंग के साथ भी जो है ना कर सकते हैं. क्लासरूम में क्लैप्स के साथ जो है ना उसको शुरू कर सकते हैं. और फिजिकल साइंसेस को जो है ना एंजॉयफुल बनाने के वास्ते, एंजॉयबल बनाने के वास्ते आप लोग जो है ना जयफुल बनाने के वास्ते उसमें आप नज़्में वगैरह भी शामिल कर सकते, गाने वगैरह भी शामिल कर सकते बोल के बोल रहे हैं. तो अब ये टीचर के लिए वहां पे जो है बहुत सारा क्लासरूम में बहुत ही खुला जो है ना ये रहता. अब वहां पे क्या भी कर सकता टीचर, लेकिन एक जनरल आइडिया ये रहता कि ऐसा जो है ना पढ़ाना है, इससे मुमकिन हद तक ज्यादा नतायज हासिल होते बोल के. Yes. और मैं आपको 2 टेक्निक्स बोला कि किस तरह बच्चे जो है ना जवाब लिखते, वो बिल्कुल जो है ना अगर क्लासरूम में बताए तो आप लोगों को जो है ना वो ऐसा सिखाएंगे ना, आपको इवैल्यूएशन में भी आसानी होती, बच्चे खुद से लिखने की भी सलाहियत पैदा होती. तो ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट ये हैं कि टीचर्स जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने वाले हैं, आप भी कल पढ़ेंगे, तो इब्तिदा में उनको पढ़ना और लिखना 2 चीजें सिखा दीजिए. उसके बाद आपके पास बच्चा ये तमाम चीजों से दौड़ना शुरू करता. ये तो यहाँ तक हम जो है ना खत्म करेंगे. अगर किसी को डाउट है तो बोलिए, नहीं तो यहाँ तक ही खत्म कर रहे हैं. Yes, जी trainees. सर, डाउट तो नहीं है सर, आज इस्तेदादी सब समझ में आ गया सर. बस एक बार प्लान के भी हम लोगों को यूएस प्लान के भी वो तरीक़ेकार मालूम हो गया तो अच्छा था सर. आज जो भी बोले सर हम लोगों को थोड़ा बहुत मालूम हो गया कि सर ये एक लेसन का है. जी सर. हाँ आपको सर. क्लासरूम पे आने के बाद ईयर प्लान, लेसन प्लान और जी सर. पीरियड प्लान. ईयर प्लान, लेसन प्लान और पीरियड प्लान तीनों अलग अलग चीजें हैं. ईयर प्लान एक ईयर के लिए बनाया जाता है, लेसन प्लान एक लेसन के लिए बनाया जाता है, और पीरियड प्लान एक पीरियड को किस तरह 45 मिनट्स को पढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है उसको बनाया जाता है. तो ये हम उसके बारे में, तीनों चीजों के बारे में भी एक बार देखेंगे. ठीक है जी सर. ये वहां पे बताना पड़ता आप लोगों को. एक क्लास अगर वहां पे हो गया आपका डेट पे, तो जो है ना आप लोग तकरीबन तमाम चीजें समझ में आती. ठीक है जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर. तो लीव करना है सर. बोलो कोई और कुछ है? सर आप अच्छा समझा दिया, हमको समझ में भी आ गया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. जज़ाकल्लाह खैर सर. सर बोलिए. सर मफरूजा कायम करना. मफरूजा कायम करना बोले तो ख्यास करना है, अंदाजा लगाना है. मिसाल के तौर पे हेलीकॉप्टर फ्लाई, मतलब एक हेलीकॉप्टर जा रहा समझो तो क्या समझते आप? या तेज हवा चल रही तो बारिश होती बोल के समझते, अंदाजा लगाते. या नहीं तो बड़े टिड्डे फिरते तो क्या लगाते? बारिश होती बोल के अंदाजा लगाते. एक धमाके की आवाज आ गई, एक सिलेंडर फूट सकता, टायर फूट सकता और कुछ भी हो सकता. ऐसा अंदाजा लगाने को हम फर्ज कर लेते. फर्ज करना है मफरूजा बोले तो फर्ज करना कि ये हो सकता बोल के, हो भी सकता नहीं भी हो सकता. दिस इज कॉल्ड इंग्लिश में हाइपोथेसिस बोलते भाई. हाइपोथेसिस बोलते हैं. या साइंस में जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये वर्ड हाइपोथेसिस. हो भी सकता नहीं भी हो सकता. एक कोई बीमारी है तो वो बीमारी जो है ना वायरस से चाहिए बोल के बोल सकते, ये वायरस से आ रही बोल के बोलते, ये बीमारी वायरस से आती बोल के तय करते. अंदाजा अपनी मालूमात की बुनियाद पे.
अब वो वायरस से चाहिए बोल के मालूम करना रहा तो एक रिसर्च करते, वायरस सही नहीं है, वो वायरस है नहीं है बोल के उसके ऊपर एक रिसर्च करते, तजुर्बात करते हो, वायरस है नहीं है देखते आप, मुख्तलिफ देखने के बाद तय करके करते। तो इब्तिदा में क्या करें आप, ये वायरस से आ रही बोले, लेकिन वो वायरस से आ भी सकती नहीं भी आ सकती, तो उसको आप पूरा एक्सपेरिमेंट करके या मालूमात करके तजुर्बात करके रिसर्च करके मालूम करते कि वो वायरस है या नहीं है। वायरस नहीं है तो आपका मफरूजा गलत हो जाता, वायरस है तो भी सही हो जाता। अब वायरस नहीं है तो ऐसी सूरत में क्या करते, ये बैक्टीरिया है बोल के मालूम हो गया नई चीज आपको, वायरस नहीं है तो बैक्टीरिया है, अरे ये बैक्टीरिया से आ रही बोल के मालूम होता, आपका मफरूजा गलत हुआ लेकिन मालूमात तो सही हो गया आपके। ये और ऐसी मफरूजे कायम करने की बुनियाद पे एक नई चीज मालूम है, बैक्टीरिया से बीमारी आ रही, ये खास बीमारी आ रही है बोल के। तो कोई भी साइंसदान दुनिया में कोई भी ऐसा फर्ज नहीं है कि जो है ना मैं रिसर्च करता हूँ बोल के, इत्तेफाकी तौर पे मफरूजा करके काम करता, जिसके नतीजे में जो है ना नई मालूमात हासिल होते। तो ये इसलिए जो है ना इसके वास्ते इसकी अहमियत ज्यादा है। एनीवन? थैंक यू अलीम भाई, रियली 2 hours भाई, एग्जैक्टली 2 minute అయితే 2 घंटे होते 4 बजे से रियली हमारा जो ट्रेनिंग्स का पेशेंस है और डेटा प्रॉब्लम भी है, लेकिन इसके 35 मेंबर्स अभी तक है बोले तो बहुत आई एम अप्रिशिएटिंग माय प्यारे बच्चों, रियली इट्स दिस शोस योर इंटरेस्ट टुवर्ड्स द तालीम के बारे में, आप जो इतना इंटरेस्ट कर रहे हैं ना, रियली हेड्स अप टू यू। थैंक यू अलीम भाई, अच्छा पीपीटी बनाए आपको, अच्छा पीपीटी बनाए हमारा बच्चे के लिए, सो थैंक यू वेरी मच ऑन बिहाफ ऑफ डाइट विकाराबाद। थैंक यू भाई। थैंक यू। नाजरीन प्लीज close the session. Okay sir. Yeah, you are the host, madam. Okay sir. Thank you sir. Thank you Alim sir.